हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा था, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। उसको फर्स्ट पार्ट में मैंने इससे पहले का बढ़ा दिया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा जहाँ पे आप ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहें उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी जहाँ पे मैं बहुत बढ़िया बढ़िया डांस भी करता हूँ कभी कभी, तो उसे देख के आप डांस भी सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, क्या है एक्सेस डिमांड? नाम से मालूम पड़ रहा है डिमांड ज़्यादा है। Excess demand means excess of AD. Demand is said to be excess when it is more than what is required for the fuller utilization of resources. Excess demand का मतलब है जहां पर AD ज़्यादा है और डिमांड जब ज़्यादा होगी जब वो जितना मांगा जा रहा है उससे भी ज़्यादा है, फुलर यूटिलाइजेशन से भी ज़्यादा है। तो केन्स कहते हैं AD इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन AS करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि जहां पर AD इज ग्रेटर देन AS है और AD फुल एम्प्लॉयमेंट की जो लेवल है उसको क्रॉस कर चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि AD इक्वल टू AS। अब मेजरमेंट किया जाए एक्सेस डिमांड का तो ये देखिए कि इतना होना चाहिए AD इक्वल टू AS को, लेकिन वो इतना हो गया है। जो तो बीच का गैप है इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। ये 45 डिग्री का एंगल आपने इससे बहुत पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था जहाँ पे Y इक्वल टू AS था, Y इक्वल टू AD, लेकिन AD कभी भी इनकम जब जीरो होती है तो 30 था, तो ये यहाँ से है इसीलिए ये काटता हुआ जा रहा है। ये हमारा जो पॉइंट है वो प्लान्ड है, इतना सोचा था हमने लेकिन इतना हो गया। तो ये बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्या क्या कारण है सर हमारे एक्सेस डिमांड के? सबसे पहला, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड आर ऑलमोस्ट अपोजिट टू दोज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जो हमारे कॉजेज हैं एक्सेस डिमांड के वो जस्ट उल्टे हैं। डेफिशिएंट डिमांड में जो हो रहा था वो इसमें नहीं होगा। जैसे इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच में अकर्स टू इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड है, उन्होंने खर्चा करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है और सेविंग करना कम स्टार्ट कर दिया है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज टेंडेड टू राइज टू अ हाई डिग्री ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसा हम देखते हैं वैसा हम खर्च करते हैं। द पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर टू लिव लाइक द रिच। जो गरीब है वो भी ज़्यादा खर्च करना चाह रहा है ताकि वो एक अमीर लोग की तरह रह सके। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसकी वजह से हो सकता है हमारा AD एक्सेस हो गया हो। या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच में अकर टू बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जो बिजनेसमैन उन्हें लग रहा है कि आने वाले टाइम में भैया हमें और फायदा होगा, तो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले उसे इन्वेस्टमेंट पे, तो वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जब बिजनेस एक्सपेक्टेशन वो सड्यूस करता है तो जो प्रोड्यूसर है वो जब बेरिश है, यानी कि बेरिश एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उसे लग रहा है कि मुझे नुकसान होगा, और बुलिश में फ़ायदा होगा। तो जब बुलिश है तो वो एक्सपेक्ट करता है हाई रिटर्न, और जब बेरिश है तो वो एक्सपेक्ट करता है कम रिटर्न। बेसिकली स्टॉक मार्केट में ये टर्म्स यूज होते हैं। ओपन इकोनॉमी की बात करें तो ओपन में सब आ जाते हैं, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। इनने भी क्या करा हो, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए हो डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। एक्सपोर्ट बढ़ा दी हो, डोमेस्टिक प्राइस अगर हमारी कम है तो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कम कर दिया क्योंकि बाहर की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, और टैक्स रेट में कमी आ गई। इसकी वजह से हमारा एक्सेस AD हो गया, एक्सेस ऑफ AD। अब इसकी वजह से तीन सिचुएशन दे रखी है। सबसे पहला, इन्फ्लेशनरी गैप। जब मार्केट में AD ज़्यादा होगा, एक्सेस डिमांड होगा, तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई, तो उसको हम कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड से क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज। लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट इट कैन नॉट राइज बिकॉज जो हमारे फैक्टर्स हैं वो पूरे एम्प्लॉयड हो सके हैं। जितने टेक्नोलॉजी यूज होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन ये एज्यूम किया जाएगा कि टेक्नोलॉजी हमारी कॉन्स्टेंट है। आउटपुट लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा डिमांड मानी जा रही है। ऑन द अदर हैंड एक्सेस डिमांड से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगी, और इस सिचुएशन को इन्फ्लेशनरी गैप कहा है। कैसे? AD बढ़ेगा तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन पर डिमांड पड़ेगी, प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल
हो चुके हैं। हम कैसे मेज़र करते हैं, जैसा कि अभी हमने कर्व देखा था, ये हमारा एएस का कर्व है, ये एडी का कर्व है। यहाँ होना चाहिए था लेकिन एडी यहाँ पहुँच चुका है और ये बीच का जो गैप है इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब बढ़े ही एडी ज़्यादा हो, एडी इज ग्रेटर देन एएस, लेकिन एडी जितना ज़्यादा है उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल एडी 100 है और एएस 60 है। एडी कितना ज़्यादा है 40, लेकिन ये 40 ज़्यादा हो चाहे 60 हो, अगर मान लो मेरे को छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है और छोले भटूरे की दुकान पर छोले भटूरे ख़त्म हो गए, तो भले ही मैं खर्च करना चाह रहा हूँ लेकिन खर्च नहीं कर पा रहा क्योंकि वो चीज़ है नहीं, यानी कि जीडीपी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Even when the level of AD is higher than its full employment, the level of GDP does not rise. क्यों? क्योंकि ये वो सिचुएशन है when higher demand fails to generate higher GDP, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन उससे जीडीपी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। दिस इज बिकॉज क्योंकि रिसोर्सेज है वो सारे के सारे पहले ही यूज हो चुके हैं और अब उसमें कोई भी कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया जा रहा है, वही डायग्राम सेम बना दिया है बार बार उसको शो करने के लिए। सो हेयर्स कम एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्या कि व्हेन वी से दैट जीडीपी रिमेन्स कांस्टेंट वी आर रेफरिंग टू रियल जीडीपी नॉट द नॉमिनल जीडीपी। जब जीडीपी हमारा कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा, तो हम इस रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं ना कि नॉमिनल जीडीपी की। इन अदर वर्ड्स वी आर रेफरिंग टू जीडीपी एज कांस्टेंट प्राइस नॉट करेंट प्राइस। रियल जीडीपी में कांस्टेंट प्राइस होती है और नॉमिनल जीडीपी में करेंट प्राइस होती है। द फैक्ट दैट एक्सेस डिमांड लीड्स टू अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। एक्सेस डिमांड से क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगी जिसकी वजह से जीडीपी जो करंट प्राइस है वो बढ़ जाएगी। इस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे जाएंगे वो कांस्टेंट है, वो सारे के सारे वो इस्तेमाल हो चुके हैं। अब तीसरी कंडीशन आएगी एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड लीड्स टू अ वेज प्राइस स्पाइरल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है सर, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो मजदूरी की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। इसके हिसाब से जो इकोनॉमी है वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। एक्सेस डिमांड, इसकी वजह से डिमांड जो है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की उन पर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो इंसान है जो अपने जीने पर कॉस्ट ऑफ लिविंग खर्च कर रहा है वो भी महंगी हो जाएगी, जो महंगाई आप आज की डेट में देख रहे हैं। तो ये 3 हुआ। फोर्थ है लॉस ऑफ प्रॉफिट। जैसे डेफिशिट डिमांड में था कि भाई वो उनके पास और गुड्स होता तो बेच सकते थे, ऐसे ही उनके पास और गुड्स होता तो वो बेच सकते। जैसे प्रॉफिट इज लॉस्ट बिकॉज द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू रेज देयर सप्लाई। उनको प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को बढ़ा नहीं पाए। तो देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है जो वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए उसके हिसाब से। तो अगर ब्रीफली देखा जाए तो एक्सेस डिमांड के हानि ज़्यादा है, फ़ायदे कम। इन्फ्लेशन आ जाएगी, जीडीपी बढ़ेगी नहीं, और एडी ज़्यादा होगी तो हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दे रखी है। फिर आपको दे रखा है कि ये जो कंडीशन आई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इनको सही कैसे किया जाता है। मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। Economic stability required that the situation of excess demand and deficit demand are corrected as fast as possible. हमारी इकोनॉमी जब ही स्टेबल रह सकती है जब ये कंडीशन जो है एक्सेस डिमांड की और डेफिसिट डिमांड की उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। कैसे होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इन दोनों पॉलिसी का इस्तेमाल करके मार्केट की जो कंडीशन है उसे स्टेबल करते हैं। देखिए सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी को हम कहते हैं जहाँ पे सरकार अपने रेवेन्यू यानी कि जो भी पैसा आ रहा है इन फॉर्म ऑफ टैक्स और नॉन टैक्स रिसीव उस पर ध्यान देती है और अपने खर्चों पर ध्यान देती है, इसीलिए इसे हम बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये फोकस करती है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में, जो एक्सेस डिमांड है या डेफिसिट डिमांड है उसको ठीक करना। अब कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स को यूज़ करती है अगर जो सिचुएशन है वो एक्सेस या डेफिसिट डिमांड है। सबसे पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है किसका, फिस्कल पॉलिसी का। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस किस पर खर्चा करती है वो, पब्लिक वर्क प्रोग्राम पर जैसे रोड वगैरह बनवाना,
डैम्स ब्रिजेस बनवाना, एजुकेशन पर खर्चा करना, पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा करना, डिफेंस पर खर्चा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाने पर खर्चा करना, सब्सिडीज वगैरह पर खर्चा करना। तो it is by changing any all types of expenditure that the government seeks to correct the situation of excess demand और deficit demand। excess demand में क्या करेगी और deficit demand पे क्या करेगी? When there is excess demand, government expenditure is reduced, and when there is deficit demand, government expenditure increase। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, उस कंडीशन में सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी, और डेफिशिट डिमांड है, उस समय सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देगी। अगर राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे तो ये एक तरीके से सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन की तरह काम करेंगे। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन लिक्विडिटी नीड्स टू बी रिलीज टू कॉम्बैट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वाली कंडीशन में जब मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, जिसकी वजह से डिमांड बनेगी। ऐसे ही जब सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी, अपने खर्चों को वापस ले लेगी, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो ये तो पहला था पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा सरकार के पास होता है टैक्सेस। टैक्सेस एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को देना होता है हाउस होल्ड द्वारा, फर्म्स वगैरह द्वारा। अगर सरकार ने टैक्स बर्डन बढ़ा दिया है और अपने डिस्पोजेबल इनकम कम कर दी है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हम खर्च करना चाह रहे हैं, तो अगर एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है तो गवर्नमेंट अपने जो टैक्स है उनको इंक्रीज कर देगी और अपनी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देगी, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उन पर लोड पड़े, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो सही हो। और डेफिशिट डिमांड वाली कंडीशन में टैक्स रेट कम कर देगी और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा देगी, ताकि डिफ्लेशन कंट्रोल हो। फिर तीसरा है पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेट। बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेट। इन ए सिचुएशन ऑफ डेफिशिट डिमांड, द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। जब गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेती है और उन्हें ब्याज देती है, उसे पब्लिक बोरोइंग बोलते हैं। अगर मार्केट में डेफिशिट डिमांड वाली कंडीशन है तो सरकार अपनी बोरोइंग कम करेगी, ताकि लोग हैं उनके पास पैसा रहे और वो खर्चा कर सके। लेकिन एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में जो पब्लिक बोरोइंग है वो बढ़ा देगी। कैसे बढ़ा देगी सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही है, उन्हें लालच दे रही है, ताकि लोग उनको पैसा दें और मार्केट से लिक्विडिटी कम हो सके। तो अभी आपने 3 देखे, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, बोरोइंग। चौथा है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई इज अनदर एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती है तो ये भी एक फिस्कल पॉलिसी का ही कंपोनेंट है। इट इज इंक्रीज टू फाइट डिफ्लेशनरी गैप एंड रिड्यूस टू फाइट इन्फ्लेशनरी गैप। ये बढ़ा दिया जाता है जब डिफ्लेशनरी गैप है और कम कर दी जाता है जब इन्फ्लेशनरी गैप है। जब डिफ्लेशनरी गैप तो सरकार ज़्यादा पैसा लेगी आरबीआई से, और जब इन्फ्लेशनरी है तो कम पैसा लेगी। तो ये तो थी हमारी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपने सेम जैसा आपने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, उसी की तरह है, वही सारी चीज़ें, जैसे बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट वो रेट होती है जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। एज अ फॉलो अप एक्शन, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉस्ट, अगर ये कौन सी कंडीशन है? एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है। एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में ये जो बैंक रेट है और रेपो रेट है ये बढ़ा दी जाएगी आरबीआई द्वारा, जिससे कॉमर्शियल बैंक पर लोड पड़ेगा और कॉमर्शियल बैंक मार्केट रेट को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। हम किसी से लोन लेंगे तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी, कंजप्शन कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा और मार्केट में इन्फ्लेशन ठीक होगा। एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट भी रेस कर दिया जाएगा आरबीआई द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपना पैसा आरबीआई को जमा करें। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो अपने पैसे को आरबीआई के पास रखते हैं और उस पर ब्याज लेते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा ताकि कॉमर्शियल बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखे, जिसकी वजह से उनके पास कम पैसा रहे और मार्केट में क्रेडिट वो कम देंगी, तो एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगी। परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को परचेज सेल करती है, आरबीआई उसमें हेल्प करती है। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सोल्ड कर देगी, ताकि जो लोग हैं वो पैसा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज खरीदने में खर्च करें, जिसकी वजह से मार्केट से लिक्विडिटी कम हो और एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन सही हो जाए। सीआरआर को रेस टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। अगर सीआरआर कम है
अगर सीआरआर कम है, अब यहाँ पर रेस किया जा रहा है, ताकि हमारी जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम करी जाए। मतलब अगर सीआरआर बढ़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/CRR, जिसकी वजह से जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट कम कर पाएंगी। तो वो मार्केट से क्या करेगी, पैसे को उतना नहीं लेंगी। एसएलआर बढ़ा दिया जाए। एसएलआर का मतलब क्या है, कुछ पैसा कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, वो रखना पड़ेगा, तो उनके पास पैसा कम होगा, जिससे लोन वो नहीं दे पाएंगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दें। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मिनिमम डाउन पेमेंट दैट अ बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू मेक एज अ परसेंटेज ऑफ हिज लोन। यानी कि आपको जब भी लोन लेते हो तो डाउन पेमेंट देना पड़ता है। अगर वो डाउन पेमेंट का रेट बढ़ा दिया जाएगा तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा लोन लेने के लिए डाउन पेमेंट में, तो आप लोन कम लोगे, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगा। मोरल प्रेशर, आरबीआई के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको ऐसे करना है, ये काम करना है, ताकि एक्सेस डिमांड सही हो। और क्रेडिट रेशनिंग इज इंट्रोड्यूस। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब अलग अलग लोन वाले लोगों को किस किस रेट पर लोन लेना है वो। तो ये सारी पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी जो करी जाएंगी एक्सेस डिमांड वाले केस में। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो डेफिशिएट डिमांड वाले केस हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इसके बाद आएगा आपका गवर्नमेंट बजट चैप्टर 10, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।